सुबह के 7 बजे का समय था। 2 बच्चों की माँ दिशा अष्टभुजाओं वाली माँ दुर्गा का रूप लेकर जल्दी जल्दी घर का काम निपटा रही थी। मम्मी आ जाओ ना, ये बेल्ट बंद नहीं हो रही है, कब से बुला रहा हूँ आपको। बेटा पापा को बुला लो ना प्लीज, यहाँ मैं तुम्हारा टिफिन बना रही हूँ, एक बार मैं कितने काम करूँ। मम्मा पापा पिछले आधे घंटे से बाथरूम में बैठे हैं, उनका वेट करूंगा तो बस निकल जाएगी। अभी मुझे नाश्ता भी करना है और शू पॉलिश भी करना है। अरे ठीक है बाबा, आ रही हूँ। इस घर में सारे काम जैसे बस मेरे हिस्से में लिखे हैं। सुबह सुबह तो लगता है भगवान ने मुझे 2 नहीं 12 हाथ देने चाहिए थे। दिशा दौड़ते भागते सब काम निपटा रही थी कि डोरबेल रिंग हो जाती है। चिंटू देख तो जरा कौन है दरवाजे पर, मेरे हाथ आटे में सने। मम्मी के कहने पर चिंटू दरवाजा खोलता है तो सामने पड़ोसन को खड़ा पाता है। मम्मा विनी आंटी है। बस इसी की कमी बाकी रह गई थी, यहाँ सांस लेने की फुर्सत नहीं है और ये सुबह सुबह चली आई। ये कोई वक्त है किसी के घर जाने का। अच्छा विनी ऐसा करो, इधर ही आ जाओ, मैं रसोई में हूं। बताओ कैसे आना हुआ इतनी सुबह। दिशा यार, आज मेरे ऑफिस में गुड़ी पड़वा की पूजा है, सबको ट्रेडिशनल पहन कर जाना है, तो मैं ना साड़ी पहनने के बारे में सोच रही थी। काफी देर तक सोचने के बाद ये कॉटन की साड़ी निकली, लेकिन ये सेट ही नहीं हो रही। तुम कितनी अच्छी साड़ी ड्रैप करती हो, प्लीज मेरी साड़ी भी अच्छे से ड्रैप कर दो ना, वरना ऑफिस में मैं नमूना दिखा दूंगी। अरे यार अभी नहीं, ठीक तो बनती है तुम्हारी साड़ी और तुम तो हमेशा ही अच्छी लगती हो। अरे जाने दो, झूठी तारीफ मत करो, तुम्हारे सामने मैं कुछ भी नहीं। तुम साड़ी बांधती हो ना, एक भी प्लेट इधर से उधर नहीं हो सकती, बल्कि तुम तो आंख बंद करके भी साड़ी पहन लो तो भी परफेक्ट ही लगेगी। एक मैं हूं पिछले आधे घंटे से साड़ी की प्लेट में उलझी हुई हूँ। देखो ना, तुम्हारे जितना परफेक्शन तो इस जन्म में मेरे अंदर कभी आ ही नहीं सकता। प्लीज हेल्प कर दो ना। देख विनी, अभी बहुत काम पड़े, चिंटू को स्कूल भेजना है, चिंटू के पापा की भी ऑफिस की तैयारी करनी है, इस समय मैं तुम्हारी साड़ी कैसे। अरे यार बहानेबाजी मत कर, तुम्हारे लिए कौन सा साड़ी पहनाना बहुत बड़ी बात है, मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगेंगे, मेरे लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल सकती। विनी दिशा के सामने से हिलने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए ना चाहते हुए भी दिशा ने बूझे मन से गैस बंद की और विनी को अपने बेडरूम में ले जाकर उसकी साड़ी ठीक करने लगी। अभी 2 मिनट ही बीते होंगे कि सासू माँ की आवाज दिशा के कानों से टकराई। अरे बहू, ये चिंटू की बस निकल जाएगी, तब लेकर जाएगी कैसे स्टॉपेज तक, कहाँ ध्यान है तेरा। माँ जी प्लीज आप छोड़ आइए ना, मैं विनी को साड़ी पहना रही थी। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। सासू माँ जब तक चिंटू को छोड़कर आई, विनी जा चुकी थी। ये क्या है, हाँ क्या जरूरत है ये सब करने की, तो अच्छे से जानती मेरे पैरों में दर्द रहता है, ना चल ना सीढ़ी उतरना मुझसे होता नहीं, फिर भी विनी के सामने तूने मुझे चिंटू को छोड़कर आने के लिए कह दिया। अब उसके सामने तुझे मैं क्या मना करती, लेकिन तुझे तो कम से कम सोचना चाहिए। मैं समझती हूँ माँ जी, और मुझे भी इन बेवक्त के मेहमानों को वेलकम करने का कोई शौक नहीं है। उल्टा मैंने तो उसे चलता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे कसम खाकर आई थी कि जब तक मैं उसको साड़ी नहीं पहना दूंगी वो यहाँ से हिलेगी नहीं, इसलिए तंग आकर मैं उसे साड़ी पहनाने ले गई। माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। देखो बहू, किसी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन अपना नुकसान करके किसी और की मदद करना भी तो कोई समझदारी नहीं है। सुबह के समय वैसे ही 36 काम होता है, ये बात तो विनी को भी पता होगी, फिर भी चली आई वो मुंह उठाकर, और कोई ऐसे ही नहीं चला आता, इतना मुंह लगा रखा है तूने तभी ना। सासू माँ की नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं था जब विनी ऐसी बिना वक्त और मौका देखे दिशा के घर में आकर इस तरह से अपना काम करवा रही हूँ। शाम के 5 बजे का वक्त था। चिंटू का होमवर्क करवाने के साथ साथ दिशा रसोई में चाय नाश्ता भी बना रही थी, तभी पड़ोसन गिन्नी वहां आ जाती है। कैसी है माँ जी आप। मैं ठीक हूँ, तू सुना, सब ठीक। कहाँ सब ठीक माँ जी, मेरे बच्चों ने मेरा जीना मुश्किल करके रखा है, 3 दिन से फ्रेंच फ्राइज मांग रहे हैं, मैं तो परेशान हो गई हूँ कसम से। आजकल के बच्चे तो माओ का जीना मुश्किल करके रखते हैं। अरे तू बना देना, इसमें परेशान होने जैसी क्या बात है, बच्चे तो जिद करती हैं। अभी देख मैं भी तो पास्ता बना रही हूँ चिंटू के लिए बच्चे नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा ये बता। अब दिशा भाभी, आपके साथ मेरा कोई कंपैरिजन कहाँ है, कहाँ आप कहाँ मैं। अब तो चुटकी बजाकर सब कर लेती हूँ, लेकिन हमसे नहीं हो पाता। अच्छा पास्ता बाद में बना लेना, पहले मेरे यहाँ चलकर मेरे फ्रेंच फ्राइज बनवाओ ना, पता नहीं क्यों कुरकुरे नहीं बन पाते, और अगर आज नहीं बनाया ना तो मेरा बेटा मेरा जीना दुश्वार कर देगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसानी से बन जाते हैं फ्रेंच फ्राइज, तुम ट्राई तो करो। मैं आती हूँ थोड़ी देर में, अभी थोड़ा बिजी हूँ, चिंटू का होमवर्क करवा रही हूँ। भाभी कितनी देर लगती है फ्रेंच फ्राइज बनाने में, आपने अभी भी बोला ये कौन सी बड़ी बात है, और आपके लिए तो वैसे भी ये दाएं हाथ का खेल है। माँ जी चाय आप देख लेना,
और चिंटू तू तो होशियार बच्चा है, आज होमवर्क अपने से कर लेगा, मम्मी आकर चेक कर लेगी। देखो हो गया आपका सारा काम खत्म, अभी चलो ना। दिशा हैरानी से गिन्नी को देख रही थी और वो लगातार उसका हाथ पकड़कर खींच रही थी। ना चाहते हुए भी दिशा को गिन्नी के यहाँ जाकर उसके फ्रेंच फ्राइज बनवाने ही पड़ते हैं। और इधर अपने चाय नाश्ता बनाने के कारण दिशा की सास का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। दिशा के लौटने पर, आ गई महारानी तू, तेरी सास अपनी चाय खुद बनाएगी, चिंटू अपना होमवर्क खुद करेगा, लेकिन ये तेरी निकब में नालायक मुंह लगी सहेलियां अपना काम खुद नहीं करेंगी। हैं? देख बहू, पानी ना सर से ऊपर बह रहा है अब। अरे कैसे चलेगा तू ही बता। ये समस्या तो आप लोगों ने समझ ली, अब ये भी जान लीजिए कि ये कहानी शुरू कहां से हुई थी। दिशा को इस मोहल्ले में आकर रहते हुए अभी 6 महीने बीते थे। सुंदर, सुशील, कॉन्फिडेंट या यूं कहिए ओवर कॉन्फिडेंट दिशा ने धीरे धीरे मोहल्ले की औरतों के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी थी। हेलो, कैसी हैं आप? एकदम चकाचक। आप लोग 13 नंबर में शिफ्ट हुए हैं ना? जी ठीक है आपने, वैसे आप थोड़ी परेशान लग रही है, सब ठीक है ना? अरे परेशान क्या बताऊं, अब ये तो हर घर की हर सुबह की कहानी है। पति, बच्चे, स्कूल, ऑफिस, सास ससुर का चाय नाश्ता सब मिलकर इतनी हड़बड़ी हो जाती है कि अच्छे अच्छों के हाथ पैर फूल जाए। अभी देखिए कल रात को देर तक जागकर बेटे का प्रोजेक्ट बनाया था और सुबह हड़बड़ी में उसे देना ही भूल गई। फिर क्या दौड़ लगाई उसको स्कूल तक और अभी अभी देकर आ रही हूँ। अरे नहीं, अभी इसमें तो मैं आपकी ही गलती बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि घर के काम निपटाने में सबको हड़बड़ी होती है, ये तो बस डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से चीजों को मैनेज करते हो। आप ना एक बार प्लानर बना लो और उसी के अकॉर्डिंग सब करो। अब आप मुझे देख लो, मेरे बच्चों का टाइम टेबल हो या हस्बैंड का सामान, कभी कोई चीज मिस नहीं होती। बहुत अच्छा है फिर तो। चलो मैं चलती हूँ, सास को नाश्ता भी देना है ना। 2 दिन बाद दिशा पड़ोसन कीर्ति के यहाँ कीर्तन के लिए गई थी। कीर्तन के बाद कीर्ति सभी के लिए चाय नाश्ता सर्व करने लगती है। अरे गिन्नी भाभी अब चेक करो ना, चाय ठीक बनी है ना? वो क्या ना ज्यादा लोगों में अंदाजा नहीं लग रहा था। अरे क्यों टेंशन ले रही है, अभी तो कोई हलवाई थोड़ी ना, इतने लोगों में कहाँ चाय पत्ती चीनी का अंदाज पड़ता है, सब चलता है। चाय में चीनी तो है, लेकिन लग रहा है अदरक नहीं डाली आपने। नहीं डाली तो है, पर लगता है कम हो गई, इसलिए स्वाद नहीं आ रहा। अरे ऐसा नहीं है कि ज्यादा लोग में स्वाद खराब हो जाता है, आपने शायद जल्दबाजी में बनाई है इसलिए स्वाद नहीं आया। खाली अदरक नहीं, अच्छी चाय बनाने के लिए चाय का मसाला डालना चाहिए। और फिर सिंपल मैथ्स लगा लो, अगर 4 कप चाय में 1 चम्मच मसाला डालती हो तो 20 लोगों में 5 चम्मच डाल दो, फिर देखो कैसे चकाचक स्वाद आता है। दिशा के ऐसे अचानक सबके सामने बोल देने से कीर्ति थोड़ा झेप गई थी। माँ जी मैं किटी के लिए निकल रही हूँ, आप खाना खा लीजिएगा, मेरी यहाँ पर पहली किटी है, शायद समय लग जाए। हाँ ठीक है तो जा। पार्टी में क्या बात है विनी, आज तो तूने महफिल लूट ली। इतनी सुंदर साड़ी, और वही हमें पता नहीं था कि तू साड़ी में इतनी खूबसूरत लगती है। अच्छा अब सूट नहीं साड़ी पहना कर। थैंक यू सो मच यार, बस ऑफिस जाती हूँ तो टाइम नहीं मिलता साड़ी के लिए। साड़ी तो वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ वेस्ट प्लीट नहीं बनी, इसलिए तुम साड़ी में मोटी नजर आ रही हो और सारा ग्रेस खत्म हो रहा है। यहाँ कमर के पास से ना 3 पतली प्लीट्स बनाओगे, फिर देखना क्या लुक आता है। दिशा का खुद को परफेक्ट समझना और बिना मांगे सबको मुफ्त सलाह बांटना उसे सर्वश्रेष्ठ होने की फीलिंग देता था, लेकिन उसका यूं बिना सोचे समझे ज्ञान बंटने के कारण अक्सर दूसरे लोग असहज हो जाते थे। यही कारण था कि अब मोहल्ले की सभी औरतें चाय की रेसिपी से लेकर साड़ी की प्लीट्स बनवाने तक सब काम करवाने के लिए उसके घर आने लगी थी। आज के दिन बहू बुआ जी आती होंगी, तूने सब तैयारी कर दी है ना, खाना नाश्ता तैयार है ना? बस तैयारियों में तो लगी हूँ माँ जी, आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। आपको पता है ना आपकी बहू कितनी गुणी है, मेरे गुणों के तो दूर दूर तक चर्चे होते हैं। अच्छा ठीक है, तो बात तय करने में समय खराब मत कर। तभी घंटी की आवाज सुनाई देती है। लगता है आ गई चीजें, रुक मैं देखती हूँ। सास ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसन कीर्ति खड़ी नजर आती है, जो हाथ में एक भगोना लिए दंदनाती अंदर आती है। दिशा तूने कहा था ना मुझे चटनी अच्छे से बनाने नहीं आती, और अगर मुझे चटनी बनानी सीखनी हो तो मैं तेरे पास आऊं, तो ऐसा कर आज मुझे ना चटनी बना दे प्लीज। यार आज मैं बहुत बिजी हूँ, गेस्ट आने वाले हैं, तो आज खुद बना ले, फिर मैं किसी दिन। कमाल करती है तू, मैं अपने पति की प्लेट पर आलू के पराठे रख कर आई हूँ, आप खाओ तब तक मैं चटनी लेकर आई, और तू मना कर रही है। ठीक है ला मैं बना देती हूँ। कहते बेटा बुरा मत मानना, लेकिन एक बात बताओ, आजकल तो मोबाइल का जमाना है और तुम ठहरी आज के जमाने की बहू है, तुम्हें तो ये मोबाइल लैपटॉप सब चलाना आता है। मैंने तो सुना है इस कंप्यूटर में चाहे जो बनाना सीख लो,
ये तो रॉकेट बनाने का तरीका भी बता देते हैं, तो फिर चटनी बनाना कौन सी बड़ी बात है। तूने इतना कष्ट किया ये सारा सामान लेकर हमारे घर आ गई, इतनी देर में तो तू कंप्यूटर से पूछकर चटनी बनाना सीख लेती। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आपकी बात का मैं बुरा क्यों मानूंगी, मैं समझ गई आप यूट्यूब की बात कर रही है ना। यूट्यूब से पूछकर मैंने बहुत सारी चीज बनाने की ट्राई की, लेकिन जो बात दिशा के हाथ की रेसिपी में है ना, वो तो किसी बड़े शेफ की रेसिपी में भी नहीं है। और वो जो वीडियो में चीज दिखाते हैं ना, जब बनाने जाओ तो वैसे कुछ बनता नहीं है। व्यू और लाइक से सब पैसे कमा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। वैसे भी अपनी आंख से देखकर सीखने की बात ही कुछ और होती है। जब अपने घर के पास ऐसी सर्वगुण संपन्न मास्टर शेफ हो, तो फिर यूट्यूब पर वीडियो देखकर कौन अपना समय खराब करे। कीर्ति की बात सुनकर सास गुस्से में उठकर बाहर हॉल में चली जाती है। 5 मिनट बाद, ये लो मैंने बना दी चटनी। आहा क्या खुशबू है, इसकी तो खुशबू और रंग देखकर बता सकती हूँ मैं कि एकदम परफेक्ट बनी होगी ये चटनी। और मेरे हस्बैंड को ना ये कच्ची आम की चटनी बहुत पसंद है, बाय गॉड। अच्छा मैं चलती हूँ। कीर्ति के जाने के बाद उसकी सास अंदर रसोई में आती है। अरे बहू कहाँ गप में लग जाती है तू, मैंने तुझे कहा था ना कि बुआ जी के आने से पहले सब काम तैयार कर देना। अब बुआ जी आ गई है, मैं तुझे हॉल से कब से बहू बहू कहकर आवाज लगा रही हूँ और तू लगी है इसके साथ गप्पे छौंकने में। अरे माँ जी वो मिक्सचर चल रहा था इसलिए आपकी आवाज अंदर नहीं आई, और फिर आप तो जानती है कीर्ति की इतनी बकबक करने की आदत है, आपकी आवाज सुनाई नहीं थी। हाँ दे बहू, हमें यहाँ आए 6 महीने हो गए और सारे मोहल्ले की औरतें सारे कामों के लिए ऐसे मुंह उठाकर चली आती है जैसे हमारे यहाँ आने से पहले यह पत्थर से पत्थर टकराकर आग जलाकर अपना जीवन बिता रही थी। आज से पहले चटनी नहीं खाई क्या इसके आदमी ने? तू चटनी बनाएगी तभी इसका घर चलेगा। माँ जी क्या करूं, मैं खुद परेशान हो गई हूँ दिन रात इन लोगों का काम करते हुए। ये तो वही बात हो गई ना कि उंगली पकड़ाई और उन लोगों ने पूरा पोंछा ही पकड़ लिया। देख वो सयानी है तो हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, मेरा मतलब हम भी थोड़ी तो चालाकी कर ही सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, तू ऐसा कर, तू कल से क्लासेस लेना शुरू करते। अरे जब तू इतनी गुणी है, मोहल्ले भर में तेरे ही टैलेंट के सब दीवाने हुए जा रहे हैं, तो क्यों ना तू मोहल्ले की औरतों को सिखाना ही शुरू कर दे। क्या बात कर रही है माँ जी आप, बिना बुलाए तो इन लोगों ने जीना मुश्किल करके रख दिया है। अगर मैं क्लासेस लेने के नाम पर इन्हें बुलाऊंगी फिर तो हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं मुझे आपका आइडिया जमानी है। अरे बहू पूरी बात तो सुन ले, तेरी ये सहेलियां पूरा दिन मधुमक्खी की तरह यहाँ इसलिए मंडराती रहती है क्योंकि इन्हें मुफ्त का शहद मिल रहा है। अगर शहद के पैसे लगने लगेंगे ना तो देखना ये सब किसी और पेड़ पर अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे। मेरे कहने का मतलब है 6 महीने पहले भी उनके घर में चाय बना रही होगी, ये साड़ियां भी पहनती होगी, इनके पति भी चटनी खाते होंगे, इनके बच्चों के प्रोजेक्ट भी बनते होंगे, लेकिन जब से इन्हें तू मिली है हर चीज के लिए ज्ञान लेने तेरे पास चली आती है। अब जब तुझे दिन रात ज्ञान बांटना ही है तो क्यों ना तू भी उस ज्ञान के पैसे लेना शुरू कर दे। तेरी जितनी सहेलियों को तुझसे खाना बनाना सीखना होगा उनके लिए कुकिंग क्लास, जिन्हें साड़ी और मेकअप सीखना है उनके लिए अलग क्लास खोल ले, और फिर देख क्या होता है। या तो तुझे ये दिन रात की सर दर्द के बदले में 4 पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, या फिर ये लोग खुद ही भाग जाएंगे। अब बता। अरे वाह माँ जी, आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी कोई भी मेरे पास कुछ भी सीखने आएगा तो मैं भी सीधा पैसे चार्ज करना शुरू कर दूंगी। माँ जी मैंने मोहल्ले में सबको बता दिया है कि अब मैं दिशा क्लासेस शुरू कर रही हूँ, जिसको भी क्लासेस लेनी हो वो अपना एनरोलमेंट कर ले। और क्या कहा तेरी सहेलियों ने? वो लोग क्लासेस लेने के लिए तैयार हो गई है माँ जी, लेकिन मैं कह रही थी अब अगर मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ तो सबके बैठने का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। ऐसे करते हैं थोड़ी चेयर वगैरह मंगवा लेती हूँ। सारी सहेलियों का क्लास के लिए हाँ कहने के बाद दिशा कुर्सी और टेबल का सेट मंगवा लेती है ताकि क्लास के लिए आने वाली औरतों को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा व्हाइट बोर्ड और जरूरत का और सामान भी तैयार करवा लिया गया था। आखिर पैसे जो आने वाले थे पहले दिन। मुझे तो बड़ी थकान हो गई और फिर पढ़ाई छोड़ी इतने साल हो गए ना, ऐसे लगातार बैठकर क्लास करने की आदत नहीं रही। चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। बिल्कुल ठीक कह रही है, चाय वो भी दिशा के हाथ की। हाय क्या कहना। अच्छा ठीक है, तुम लोग ये पॉइंट्स नोट करो, तब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ। दूसरे दिन भी क्लास के लिए आई हुई औरतें सीधा रसोई में आ जाती है। यार क्लास बाद में करेंगे, पहले ये बताओ तुमने आज नाश्ते में क्या बनाया? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भाई, मुझे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अरे ऐसे कुछ खास नहीं बनाया, बस थोड़े समोसे बनाए थे। भाई देखो आज की क्लास हो या ना हो, पहले तो मुझे दिशा के हाथ के समोसे खाने। समोसे के नाम सुनने के बाद मुझे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। हाँ हाँ बिन्नी ठीक कह रही है। आज तो हम अपने टीचर के हाथ के समोसे खाएंगे, उसके बाद ही कुछ पढ़ाई होगी।
हार मानकर बेचारी दिशा को सबके लिए समोसे बनाने पड़ जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते 3-4 दिन बीत गए थे। अरे बहू, अपनी सहेलियों को चाय नाश्ता ही करवाती रहेगी या किसी ने फीस भी भरी है अभी तक? हाँ माँ जी, अब ठीक कह रही हैं। आज ना सबको रिमाइंडर मैसेज भेज देती हूँ कि आज फीस लेकर ही आए। जैसे ही दिशा ने सहेलियों के यहाँ फीस के लिए मैसेज भेजा, किसी ने मैसेज का रिप्लाई ही नहीं किया। पूरा दिन बीत गया, आज कोई क्लास करने भी नहीं आया था। अरे बहू, तूने आज छुट्टी रखी है क्या? आज तेरी सहेलियां क्लास लेने नहीं आई? मैं भी वही सोच रही हूँ माँ जी कि आज मैंने फीस के लिए बोला तो कोई भी क्लास के लिए नहीं आया। चक्कर क्या है? मैं जरा होकर आती हूँ। कुछ देर बाद दिशा मुंह लटकाकर वापस लौट आई। क्या हुआ बहू, क्या बोली तेरी सहेलियां? माँ जी, उन लोगों को कभी भी मुझसे कुछ भी सीखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। शायद वो लोग ठीक कह रहे हैं, गलती मेरी है। मैं ही खुद को सर्वगुण दिखाने के चक्कर में मुफ्त की सलाह बांट कर उन्हें नीचा दिखाती थी। इसलिए ये लोग अब जानबूझकर मुझसे सलाह मांगकर परेशान करके सबक सिखा रही थी। ये ले, गई भैंस पानी में। अरे उन कम वक्तों को क्लास नहीं करनी थी तो मेरे इतने पैसे में आग क्यों लगवाई? यही बात पहले नहीं बता सकती थी? तेरे क्लास के चक्कर में इतना ताम झाम भी फैलाया और वो सब की सब धोखा दे गई। और बहु खबरदार, जो तूने आज की बात किसी को भी ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश की तो आज से अपने सारे ज्ञान का इस्तेमाल तू घर संभालने में लगाएगी। और वो पुष्पा, उसे भी काम से हटा रही हूं मैं। तेरे पास ना खाली समय होगा, ना तू अपनी निकम्मी सहेलियों के साथ चौंच लड़ाएगी। दिशा को अपने बड़बोलेपन का परिणाम भुगतना पड़ गया था। सासू माँ की सजा के बाद अब उसे बाहर लोगों को मुफ्त की सलाह बांटना बंद कर दिया था। अब कितनी देर लगेगी उत्तम को? 7:30 हो गए। 8 बजेंगे तो भूख मर जाएगी। नहीं, भूख नहीं मरेगी, मैं मर जाऊंगी। और अगर मैं मर गई तो ये अखबार पर शोक संदेश देंगे, हमारी पत्नी भूख से मरी। मेरे मायके वाले कहेंगे ससुरालियों ने भूखा मार डाला। कॉमेडी हो जाएगी जनाजे में। वो अभी ये सोच ही रही थी कि उत्तम आ गया। वर्षा ने ऐसी चाल चली जैसे कोई फिल्मी हीरोइन अपने हीरो पर गिरती है। उत्तम! हाँ, क्या हुआ? सिर में चोट लग गई क्या? ऐसे क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस चलिए आज डिनर करने चलते हैं। डिनर? कहाँ? कब्रिस्तान में। आए क्या कर रहे हो? डिनर रेस्टोरेंट में ही होगा ना? रुको, पहले बताओ तुम्हें क्या हो गया है? दिमाग गड़बड़ लग रहा है। आज मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मूड स्विंग्स? हाँ, और मेरे चूल्हे को भी। चूल्हे को भी? हाँ, उसने आज खाना बनाने से मना कर दिया। बोला मैं भी हड़ताल पर हूँ। मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन वो मान ही नहीं रहा। चूल्हा बोलता है? बोलता है, बहुत बोलता है। तुम बाहर रहते हो, मुझे हर रोज इसके डायलॉग सुनने पड़ते हैं। अब चलो ना, बाहर चलते हैं। वर्षा, सॉरी, आज बाहर नहीं चल सकते। मैं खाना खा कर आया हूँ। वर्षा एकदम सीरियस हो गई। कहाँ खाकर आए हो? ऑफिस में। ऑफिस में? ऑफिस में खाना कब से बनने लगा? बनता नहीं, आज एक मीटिंग थी ना, तो एक क्लाइंट ने सबके लिए खाने का इंतजाम कर दिया था। ठीक है, बहुत अच्छे। मैं सारा दिन सोचती रही कि आज उत्तम के साथ डिनर करूंगी, रोमांस करूंगी, थोड़ी मस्ती करूंगी, और आपने ऑफिस में दावा ठोक दिया किसी क्लाइंट के साथ बिना मुझे बताए। वर्षा, सुन तो। बस खत्म, अब कुछ मत बोलना। मैं अपने लिए खिचड़ी बना लेती हूँ। मेरी किस्मत में खिचड़ी ही है, जिंदगी ही खिचड़ी हो गई है। वो वर्षा यार, एसिड की वर्षा हो जाएगी तुम्हारे ऊपर, अब चुप हो जाओ। ये बोलकर वर्षा किचन में घुस गई और तभी वर्षा की जेठानी सुनैना और ननद प्रिया वहां पर आ गई। अरे वर्षा, अकेले खिचड़ी बना रही हो, वो भी इतना लेट? हाँ, वो उत्तम के साथ बाहर जाने को थी पर वो खा आए। उत्तम ने तुमसे कहे बिना खाना खा लिया, और वो भी ऑफिस में? किसके साथ? किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तो सबका खाना था। क्लाइंट? भैया कभी ऐसा नहीं करते, अब ये अचानक? इन मर्दों पर भरोसा करना बेवकूफी है। अरे नहीं नहीं, आप लोग क्या सोच रही हैं? बस ऐसे ही हो गया, कोई बात नहीं। वर्षा, तुम बहुत भोली हो। उत्तम को ये नहीं करना चाहिए था। कम से कम फोन तो कर सकता था ना कि बात बता दे। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? कैसी गड़बड़? आप लोग क्या कहना चाह रही हैं? कहीं उत्तम का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? एक पल को रसोई में सन्नाटा छा गया, फिर वर्षा जोर से हंस पड़ी। हाय राम, जेठानी जी आप ये क्या कह रही हैं? इनके पास समय ही कहाँ होता है। मेरे साथ तो बात करने का समय नहीं मिलता, कोई और चक्कर क्या चलाएंगे। वर्षा, तुम सच में बहुत भोली हो, और ये मर्द जात बड़ी चालाक हैं। घर की दाल नहीं खाएंगे लेकिन बाजार की बिरयानी से पेट भरेंगे। और भैया तो पिछले कुछ दिनों से थोड़े बदले से लग रहे हैं। जल्दी जल्दी ऑफिस जाना, देर से आना, पहले तो ऐसे नहीं थे।
मैं उत्तम को जानती हूँ, इस आदमी में 2 औरतों को संभालने की क्षमता नहीं है। एक तो संभालते संभालते इनकी सांस फूल जाती है, तो प्लीज करके ऐसी बातें मत कीजिए। सुनैना और प्रिया चुपचाप कमरे से निकल गई, लेकिन रात को बेडरूम में वर्षा करवटें बदल रही थी और उत्तम की नजर मोबाइल पर टिकी थी। उत्तम, क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। अब रात को क्या काम? मुझसे बात करो ना। बात कर रहा हूँ ना। मोबाइल देखते हुए नहीं, मुझे देखकर बात करो। वर्षा, अब थोड़ा समझो ना, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। उत्तम का चिढ़ना वर्षा को अजीब लगा। पहले कभी ऐसे बात नहीं की थी उसने। अब उसके मन में जो हल्का सा शक था वो धीरे धीरे भारी होने लगा। सुनैना की बात याद आ गई, ये मर्द जात बड़ी चालाक हैं। मुझे दिखाओ, क्या कर रहे हो? नहीं, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑफिस का काम है। लगता है दीदी और प्रिया सही कह रही हैं, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये आदमी। अगली सुबह उत्तम ऑफिस के लिए निकलने लगा तो वर्षा ने चेक करने के लिए कहा, आज जल्दी आना। हाँ, वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था, आज मैं देर से आऊंगा। क्या? देर से आऊंगा? बहरी हो क्या? बहरी नहीं हूँ, चौंक रही हूँ। चौंकनी तो दो, मैंने कहा जल्दी आना तो तुम कह रहे हो देर से आओगे। मैं तो पहले से बता रहा हूँ, अगर मैं बताता नहीं तब तो तुम बुरा मानती। मैं जल्दी आने को कह रही हूँ, तुम उल्टा देर से आने की बात कर रहे हो, ये कैसा जवाब है? ये जवाब नहीं, सच है। मैं बता रहा हूँ कि देर होगी। बौरा गई हो क्या? तुम बौरा गए हो। कल तुमने बिना बताए खाना खा लिया, आज तुम बिना बताए देर से आओगे। कल क्या होगा? बिना बताए घर छोड़ दोगे। वर्षा, तुम दिमाग से पैदल हो क्या? बताया है तो कह रही हो बताया नहीं। मेरे कहने के बाद बताया। दोनों के बीच बहस बढ़ती जा रही थी। उत्तम ने घड़ी देखी, गहरी सांस ली और बैग उठा लिया। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो सोचना है सोच लो, लेकिन हाँ, आज देर होगी, ये मैंने बता दिया है। और वो चला गया। गेट बंद हुआ तो वर्षा वहीं खड़ी रह गई। आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन आंखों में सवाल भी थे। तभी पीछे से आवाज आई, सुन लिया हम सब ने, अब भी भरोसा है तुम्हें? हमने कहा था ना, भैया कुछ छुपा रहे हैं। वर्षा ने मुंह बनाया। दोनों ऐसे खड़ी थी जैसे उनकी कोई भविष्यवाणी सच हो गई हो। आप लोग क्या चाहती हैं? हम कुछ नहीं चाहती, बस मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। अगर तुम्हें शक हो रहा है और हमारी बात सच लग रही है तो एक काम करो। क्या? इनसे कहो कि तुम्हारे नाम का टैटू बनवा ले। टैटू? वो क्यों? हाँ, अगर ये सच में तुमसे प्यार करते हैं और कहीं कोई चक्कर नहीं है तो ये मान जाएंगे। अगर मना किया तो समझ लेना मामला पक्का है। बिल्कुल, टैटू से बड़ा कुछ नहीं। जो सच्चा होता है वो अपने प्यार का नाम अपने बदन पर लिखवा लेता है। टैटू? ये तो बस इतना सा टेस्ट है। तुम भी कह देना कि मैं भी तुम्हारे नाम का टैटू बनवाऊंगी। कपल गोल्स इंस्टाग्राम पे डालेंगे, देखना कैसे मना करते हैं। लेकिन अगर वो मान गए तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। मैं टैटू नहीं करवा सकती। ये आदमी मानेगा ही नहीं, तो लिख कर ले ले। मैं जानती हूँ इन मर्दों को। ठीक है, आप कहती हैं तो। रात के करीब 10 बज रहे थे। उत्तम घर आया तो वर्षा बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उत्तम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ? फिर से कोई नया नाटक? नहीं, बस मैं सोच रही थी आप मेरे नाम का टैटू बनवा लो। क्या? टैटू मेरे नाम का वर्षा लिखवा लो, कहीं गले पर, हाथ पर, जहां मर्जी। तुम्हें क्या हो गया है? रात को 10 बजे टैटू सूझ रहा है? मैं भी तुम्हारे नाम का टैटू बनवाऊंगी, उत्तम लिखवाऊंगी, फिर दोनों इंस्टाग्राम पर डालेंगे। कपल गोल्स बहुत ट्रेंड चल रहा है। कौन सा ट्रेंड? कौन सा इंस्टाग्राम? तुम्हारा तो इंस्टाग्राम है ही नहीं। बना लूंगी, तुम टैटू बनवा दो बस। वर्षा सुनो, मैं अपनी बॉडी पर कुछ नहीं बनवाऊंगा। मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं बनवाया और नहीं बनवाऊंगा। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मेरे कहने से बनवा लो ना। नो मीन्स नो। पिंक मूवी की ताप से बन्नू हो गया तुम? नो मीन्स नो कर रहे हो? अरे भक, मुझे नहीं बनवाना, ये मेरी बॉडी है, मेरी मर्जी। वर्षा का चेहरा उतर गया। सुनैना और प्रिया की बातें अब उसे सच लगने लगी थी। उसने अपने आप को संभाला और फिर से पूछा, ना बनाओ, सो जाओ। तुम सोने दोगी तो सो जाऊंगा ना। अगली सुबह वर्षा ने सुनैना और प्रिया को सब बताया। उत्तम ने टैटू को मना कर दिया। हमने कहा था ना, भैया कुछ छुपा रहे हैं। तुम बस बेफिक्र रहो, अब ये काम हम दोनों का है। हम प्लान बनाएंगे और सच पता लगाएंगे। सच में तुम लोग कर सकती हो? हम हैं तो क्या गम है, हम लोग किसी जासूस से कम है क्या? आज से ऑपरेशन उत्तम शुरू। दोपहर के बाद सुनैना और प्रिया गोलगप्पे खाने के बहाने बाजार निकली। तभी प्रिया ने उत्तम को देखा। भाभी वो देखो, भैया वहां उस दुकान पर। अरे हाँ, और उनके साथ कोई औरत भी है।
दोनों गोलगप्पे की प्लेटें ठेले पर रख दी और एक पेड़ के पीछे छिप गई। उत्तम एक दुकान पर किसी औरत के साथ खड़ा था। वो औरत कुछ देख रही थी, उत्तम कुछ समझा रहा था। दूरी इतनी थी कि बात सुनाई दे नहीं रही थी। वर्षा को फोन लगाती हूँ, जल्दी करो कहीं चले ना जाए। सुनैना ने वर्षा को फोन मिलाया। वर्षा सुन रही है? हाँ बोलो जेठानी जी। उत्तम बाजार में एक औरत के साथ दुकान पर खड़ा है। क्या? कौन औरत? पता नहीं, दूर से देख रही हूँ, चेहरा साफ नहीं दिख रहा। हम थोड़ा दूर हैं, पता नहीं क्या बातचीत चल रही है। आप लोग पास जाओ, तुरंत पास जाकर देखो कौन है वो। पास कैसे जाएं? दुकान के सामने खड़े होकर देखेंगे तो भैया देख लेंगे। कुछ खरीदना पड़ेगा दुकान से ताकि बहाना लगे। तो खरीदो, जो मन करे वो ले लो, बस पास जाकर देखो कि वो औरत कौन है। पैसे नहीं है हमारे पास। मैं ऑनलाइन भेज रही हूँ, बस जाओ। सुनैना ने फोन रख दिया। ठीक उसी पल वर्षा ने 500 रुपए भेज दिए। दोनों मुंह छिपाकर दुकान पर पहुंची। जी बताइए, क्या चाहिए? मुझे एक चार्जर दीजिए और मुझे एक सेल्फी स्टिक। ये लीजिए, बेहतरीन माल है। दोनों ने सामान लिया। सुनैना ने वर्षा के भेजे 500 रुपए ऑनलाइन दे दिए, लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा वो औरत जा चुकी थी। उत्तम अकेला दुकान से सामान उठाकर निकल रहा था। वो औरत कहाँ गई? वो तो निकल गई, अब पता नहीं चलेगा कौन थी। जो भी थी भैया के साथ नहीं थी, ये तो अभी यहीं खड़े हैं। दोनों एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। सुनैना ने धीरे से वर्षा को फोन लगाया। वर्षा, वो औरत कौन थी, बताओ जल्दी। अनजान थी, वो अपना सामान लेकर चली गई। अनजान? हे भगवान, मतलब मेरे 500 रुपए उड़ गए। अरे वो हमने सोचा, कोई नहीं, आप लोग लगे रहो। शाम का समय था। उत्तम उसने फोन निकाला और किसी से बात करने लगा। सुनैना और प्रिया उसी समय दूसरे कमरे से बाहर निकली। हाँ कल पक्का, हाँ मैं खुद आ जाऊंगा। सुनैना ने प्रिया की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, किससे बात कर रहा है? वो चुपके से उत्तम के पीछे पीछे चलने लगी। उत्तम आंगन के एक छोर से दूसरे छोर तक टहलता। दोनों उसके पीछे पीछे दीवारों से लगकर झाड़ू पोछा का बहाना बनाते हुए चल रही थी। उत्तम ने दिशा बदली, दोनों ने भी दिशा बदली। उत्तम रुका, दोनों रुक गई। एक बार उत्तम ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों ने एक साथ झाड़ू उठाकर फर्श झाड़ना शुरू कर दिया। हालांकि वहां धूल नाम की कोई चीज नहीं थी। तुम लोग क्या कर रही हो? हम आंगन साफ कर रहे हैं। ये आंगन सुबह ही साफ हो गया था। हम नया सामान ट्राई कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। सेल्फी ले रही थी तो मेरे पीछे क्यों आ रही थी? अरे नहीं, हम तो बस। यहां से जाइए। दोनों ऐसे भागी जैसे पुलिस से बच रही हो। उत्तम ने सिर हिलाया और फिर से फोन पर बात करने लगा। अंदर जाकर प्रिया ने वर्षा को बुलाया। भाभी, ये तो पक्का कुछ छुपा रहे हैं। फोन पर किसी से बात कर रहे थे, हमें भगा दिया। अरे बात कर रहे ये तो मुझे भी पता है, किससे बात कर रहे ये पता लगाओ। ब्योमकेश बख्शी की चाची। ओहो भाभी, नाराज ना हो, मुझे एक आइडिया आया। तुम भैया को कैमरा वाला चश्मा गिफ्ट कर दो। कैमरा वाला चश्मा? हाँ, जिसमें छुपा हुआ कैमरा होता है। वो पहनकर जहां भी जाएं, जिससे भी मिले सब रिकॉर्ड हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया आइडिया। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। चलो मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ। वर्षा ने तुरंत ऑर्डर कर दिया। अगले दिन चश्मा आ गया। वर्षा ने उसे शाम को उत्तम के सामने रख दिया। ये लीजिए, आपके लिए गिफ्ट है। ये क्या है? चश्मा? हाँ, बहुत स्टाइलिश है, पहनकर देखो। उत्तम ने चश्मा निकाला। उसने एक बार देखा, पलट कर देखा, फिर मुंह बना लिया। नहीं, मुझे ये डिजाइन पसंद नहीं। क्यों? कितना अच्छा है। फ्रेम बहुत मोटा है, मुझे पतला फ्रेम पसंद है। ये तो बिल्कुल फैशनेबल है, पहन लो ना एक बार। मैंने कहा नहीं, ये मेरे चेहरे पर सूट नहीं करेगा। पहन लो प्लीज, मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। वर्षा, मैंने मना किया ना, जबरदस्ती ना करो। वर्षा ने जबरदस्ती चश्मा उत्तम के चेहरे पर लगाने की कोशिश की। उत्तम पीछे भागा, वर्षा दौड़ी। वो आंगन में उसके पीछे पीछे घूमती रही, चश्मा लगाने की कोशिश करती रही। उत्तम ने एक कुर्सी के पीछे छिपकर पैर पटके। तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा नहीं पहनूंगा। पहन लो ना। नहीं मतलब नहीं। आखिरकार उत्तम ने चश्मा वापस वर्षा के हाथ में थमा दिया और कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। वर्षा चश्मा लिए आंगन में खड़ी रह गई। उसी समय प्रिया बाहर आ गई। क्या हुआ, भैया ने नहीं लिया? डिजाइन पसंद नहीं आया। ये तो बहुत अच्छा है, मगर भैया ने नहीं लिया तो चलो मैं ही ले लेती हूँ। वैसे भी मुझे ये काफी पसंद है। 2000 रुपए का चश्मा मंगाया था, 500 उस दिन लगे, 2500 का खर्चा और हासिल बाबा जी का ठुल्लू। अरे पता चल जाएगा सब। अभी मुझे देखो कितनी स्टाइलिश लग रही हूँ।
कटरीना कैफ की 100वीं कॉपी लग रही हो। हाँ नहीं तो। अगले दिन सुबह सुबह सुनैना और प्रिया फिर जासूसी पर निकल पड़ी। भाभी देखो देखो भैया वहां बेकरी के सामने, और उनके साथ कोई लड़की भी है। भाभी को फोन लगाती हूँ। प्रिया ने वर्षा को फोन मिलाया। भाभी भैया किसी लड़की के साथ बेकरी में जा रहे हैं। क्या? कैसी लड़की? कौन है? फोटो खींचो उस चुड़ैल का, सबूत चाहिए मुझे। चश्मे में कैमरा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। थोड़ी देर बाद उत्तम और वो लड़की बेकरी से बाहर निकले। उत्तम के हाथ में केक का डिब्बा था। भाभी अब बाहर निकले, भैया के हाथ में केक है। केक? किसी और औरत के लिए केक ले रहा है? आज मैं इसका मर्डर कर दूंगी। बस तुम लोग पीछा करो, मुझे बताती रहो कहाँ जा रहा है। हम पीछा कर रहे हैं, चिंता मत करो। सुनैना और प्रिया उत्तम के पीछे पीछे चलने लगी और चलते चलते वो अपने ही घर जा पहुंची। भाभी भैया अपने ही घर आ गए हैं। क्या अपने घर? हाँ अपने ही घर आ गए हैं। इनकी ये मजाल, किसी दूसरी औरत का बर्थडे मनाने मेरे ही घर आए हैं। आज दोनों को जूता भिगोकर मारूंगी, चप्पल नहीं जूता भिगोकर। वर्षा दरवाजे की ओर दौड़ी। उसने जोर से दरवाजा खोला। सामने उत्तम खड़ा था, हाथ में केक का डिब्बा और उसके बगल में। अरे तुम? हैप्पी बर्थडे दीदी। वर्षा हैरान रह गई। उसी वक्त उत्तम ने केक का डिब्बा खोला। हैप्पी बर्थडे वर्षा। अरे हाँ आज तो मेरा बर्थडे है। तभी सुनैना और प्रिया हाफते हुए वहां पहुंचे। यही है वो लड़की, यही भैया, इसे लेकर ही। चुप चुप हो जाओ दोनों, ये मेरी बहन है तारा और आज मेरा बर्थडे है, ये मुझे सरप्राइज देने आए हैं। सुनैना और प्रिया के मुंह खुले के खुले रह गए। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर अचानक हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दोनों ने ऐसा हुल्लड़ मचाया जैसे कोई भांगड़ा टीम हो। उन्होंने चीख पुकार मचाकर उत्तम को शक होने से बचा लिया। आप लोग इतनी जोर से क्यों गा रही हैं? खुशी, हद से ज्यादा खुशी। हाँ सच में इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। जैसे तैसे ये मामला टला। अगले दिन सुनैना और प्रिया फिर जासूसी पर निकली। भाभी वो देखो भैया किसी मोटी लड़की के साथ बैठे हैं। हाँ बहुत मोटी है, मोटा सा पेट है, पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ घूम रहे हैं ये। सुनैना ने तुरंत फोन मिलाया। वर्षा उत्तम कहीं एक मोटी लड़की के साथ बैठा है, बहुत मोटी है, मोटा सा पेट है, पता नहीं कैसी औरत है ये। मोटे पेट से मुंह उठाकर देखो, मैं ही हूं वो। क्या? शक्ल भी देख लिया करो जासूसी करने से पहले। सुनैना ने झेप कर फोन काट दिया। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। इस बार तीनों साथ थीं, वर्षा, सुनैना और प्रिया। वे बाजार से लौट रही थी कि तभी वर्षा की नजर क्लब के बाहर एक शख्स पर पड़ी। रुको, वो देखो उत्तम और उसके साथ कोई लड़की, लंबे बाल, जीन्स टी शर्ट। हे भगवान, बहुत हो गया आज मैं इस लड़की को मारूंगी चाहे जो हो जाए। तीनों जाबाज जासूस क्लब के अंदर घुस गई। वर्षा ने तुरंत अपना दुपट्टा उसके सिर पर डाल दिया और पीछे से पकड़ लिया। ले ले, मेरे पति को फंसा रही है, ये ले। बड़ी आई मॉडर्न बनकर मर्दों को फंसाने वाली। ये ले, मेरी भाभी का पति है ये। वर्षा पागल हो गई हो क्या? रुको, आज इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कोई औरत नहीं है, देखो तो सही। दुपट्टा हटा, सामने राजन खड़ा था, वर्षा का भाई। दीदी आपने मुझे इतना क्यों मारा? मैं तो बस जीजाजी के साथ घूमने आया था। वर्षा, सुनैना और प्रिया तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। क्लब में बैठे सभी लोग हंसी रोक नहीं पा रहे थे। अरे राजन तू? हे भगवान, कैसे कुत्तों की तरह मारा है तीनों ने। हाय ये क्या हो गया? पर तुझसे कितनी बार कहा है बाल कटवा लिया कर, लड़कियों की तरह लंबे लंबे बाल रखे घूमता है। अच्छा ही हुआ पिट गया, और मारूंगी तुझे। वर्षा ने फिर से राजन को मारना शुरू कर दिया। राजन उत्तम के पीछे छिप गया। जीजाजी बचाइए। वर्षा बस करो, तो लंबे बाल रखने की सजा ये है? हाँ, अब कल से बाल कटवाएगा, वरना अगली बार चप्पल नहीं जूता मारूंगी भिगो कर। पूरा क्लब हंसी से लोटपोट हो रहा था। उत्तम ने राजन को सहलाया। सुनैना और प्रिया माफी मांग रही थी और वर्षा अब भी गुस्से में राजन की तरफ उंगली दिखा रही थी।